एसी सर्किट्स हमने स्टार्ट किए थे और शुरू में हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़े जिसमें साइनोसाइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फिर हमने एक एग्जांपल की जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की और टाइम पीरियड फाइंड किया। उसके बाद हमने जो एवरेज वैल्यू थी या फिर जो मीन वैल्यू थी वो हमने फाइंड करने का मेथड जो है वो सीखा। सबसे पहले हमने एक नॉर्मल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उठाया जिसकी हमने एवरेज वैल्यू फाइंड की। उसके बाद फिर हमने एक डीसी सर्किट उठाया और हमने कहा जी डीसी सर्किट के लिए हम जब एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वही, या फिर जो पीक वैल्यू होती है वही उसकी एवरेज वैल्यू आ जाती है, इसलिए हमें उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमने एसी सर्किट की जो एवरेज वैल्यू थी वो फाइंड की। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर हर चीज़ जो थी वो एक्सप्लेन की थी। अब ऐसा हुआ कि आरएमएस वैल्यू हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आपसे मैंने ये डिस्कस किया था कि आपने ये जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ये फाइंड करना तो इजी है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो बैक एंड पे जो स्टोरी है उसको बारे में पता होना ज़रूरी है कि हम ये वैल्यूज़ फाइंड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब पहली बात जो हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि एवरेज वैल्यू हम फाइंड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और वो लास्ट वीडियो में हमने फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब ऐसा हुआ कि जब इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने ये जो एवरेज वैल्यू फाइंड कर ली तो उन्होंने ये एज्यूम किया कि जब हम उसको एक साइकिल के लिए यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं तो दूसरी साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में हमारे पास जब उसको ओवरऑल टाइम के लिए हम फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आ जाती है वो ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरी इसकी वैल्यू थी वो मैक्सिमम वैल्यू, वो जो इसका एरिया आया वो टू आ गया। ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो उसका नेगेटिव वैल्यू आई वो उसकी -2 आ गई। तो ओवरऑल जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया गया कि जब एवरेज वैल्यू किसी भी एसी सर्किट की 0 आ रही है तो ये हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देगी। ठीक है, अगर हम इसको टच भी कर लें, इसको डायरेक्टली विदाउट इंसुलेशन अगर हम इसको पकड़ लें तो हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फील नहीं होगा। ठीक है, सो इस चीज़ को एज्यूम करने के बाद जब उसके ऊपर टेस्टिंग की गई तो ये चीज़ सामने आई कि जितना इलेक्ट्रिक शॉक एक डीसी वैल्यू दे रही थी, जितना झटका बिजली का एक डीसी वैल्यू दे रही थी, फॉर एग्जांपल जहाँ पे 2 एम्पेयर था तो 2 एम्पेयर का झटका जितना एक डीसी वैल्यू दे रही थी उतना ही झटका एक एसी वैल्यू ने दिया और एसी की एवरेज वैल्यू ने हमें दिया। ठीक है, सो साइंटिस्ट यहाँ पे एक चीज़ पे बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो गया कि हमारे पास एवरेज वैल्यू जो आ रही थी वो 0 आ रही थी। तो हमने ये एज्यूम कर लिया था कि जब किसी भी इंस्टेंट पे जब हम इसको फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 0 वैल्यू देगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि भाई अगर ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है, हमें इसका एक ऐसा हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है जो कि हमें डीसी सर्किट्स में यहाँ पे मिल रहा था, मतलब कि एक हीटिंग वैल्यू जो एक करंट की मिल रही थी हमें डीसी सर्किट में वो ही हमें एसी में मिल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज हो गया कि भाई ये जो जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है ये वो वैल्यू हमें फाइंड करनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भाई ये हमारी इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये एज इफेक्टिव एज डीसी है। ठीक है, जितनी हीटिंग इफेक्ट हमें डीसी वैल्यू दे रही थी उतना ही उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें इस वैल्यू का मिला। तो अब ये जो वैल्यू थी इसको फाइंड करने के लिए जो मेथड निकाला गया वो मेथड था हमारे पास आरएमएस का। ठीक है, अब आरएमएस जो पूरी की पूरी टर्म है ये बनी कैसे, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब आरएमएस का जो टॉपिक था वो जो हमारे पास टेक्निक थी वो पिक्चर पे आ गई कि भाई अभी हमने एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा फार्मूला मार्केट में लेके आना है कि जो हमें उतना ही हीटिंग इफेक्ट थे जितना हमें डीसी वैल्यू दे रही थी। ठीक है, क्योंकि डीसी में जितना करंट लगा उतना ही एक बंदे को अगर एसी में लग रहा है तो कोई ऐसा फार्मूला तो होगा, कोई ऐसी इक्वेशन तो होगी कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, सो ये जो इफेक्टिवनेस हमने फाइंड की इसी की वजह से हम इसको कहते हैं आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, कि जितना इफेक्ट ये डीसी में देगी उतना ही इफेक्ट ये एसी में देगी, तो इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू कहाँ से आई, इफेक्टिव वैल्यू तो नाम उसका था ही, तो आरएमएस वैल्यू इसके जो फार्मूला है उसको डिराइव करते हुए इसका नाम आरएमएस रखा गया। ठीक है, अब आरएमएस कैसे है मैं आपको बताता हूँ।
अब देखिए ये वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव आ रही थी, ये तो इस पे तो कोई इशू था ही नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू थी इसकी वजह से तो हम कहते थे कि हमारे पास ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करंट आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू अगर हम बात करें तो अगर एम्पलीट्यूड जो पीक वैल्यू थी वो अगर 2 एम्पेयर थी, तो वो 2 एम्पेयर तो हमें इसका ऑब्वियसली पता है कि वो 2 एम्पेयर हमें देगा ही देगा, ठीक है, झटका हमें लगेगा। लेकिन मेन इशू जो था वो इसका था कि भाई अगर ये नेगेटिव वैल्यू है और ये इसको कैंसिल भी कर रही है, ठीक है, अगर कैंसिल भी कर रही है तो फिर हमें एट द एंड हमें शॉक क्यों लग रहा है, हमें वो जो करंट है वो हमें फील क्यों हो रहा है, ठीक है। सो इसलिए मेन प्रॉब्लम इंजीनियर्स ने समझ ली कि भाई मेन प्रॉब्लम जो है वो इसी नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर है। तो पहला सोल्यूशन जो प्रोवाइड किया गया वो ये प्रोवाइड किया गया कि सबसे पहले तो ये जो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, ठीक है, इस नेगेटिव वैल्यू को किसी तरह से पॉजिटिव किया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव ही रहती है तो फिर ये हमारे इस इफेक्ट को कैंसिल कर देती है और कैलकुलेशन में हमारे पास एवरेज वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन असल में 0 है नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ा जी कि इस नेगेटिव वैल्यू का सबसे पहले सोल्यूशन निकाला गया कि अगर हम इस पूरे साइकिल का, ठीक है, ये जो पूरा साइकिल है हमारा, अगर हम इस वोल्टेज का, ये जो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड है, अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, आपको पता है कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है, स्क्वायर हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो ये एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया कि आपने इस वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर लेना है। सो यहाँ से आपके पास RMS का जो लास्ट लेटर है, अल्फ़ाबेट है S स्क्वायर, वो स्क्वायर वाली टर्म आ गई कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है। ये रिवर्स ऑर्डर में हम जाएंगे, रूट मीन स्क्वायर है तो स्क्वायर सबसे पहले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर हमने लिया तो क्या हुआ कि हमारे पास ये जो वैल्यू हुई ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब पॉजिटिव तो होगी तो अब क्या हमारा इससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी? नहीं, ठीक है, क्योंकि देखें जब हमने इस वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव तो होगी, लेकिन अगर ये पहले में हमारे पास -2 थी, देखिए जैसे ये 2 एम्पेयर था हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड, तो इसका -2 एम्पेयर होगा। लेकिन जब हम इसका स्क्वायर लेंगे इसको पॉजिटिव करने के लिए तो -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 वैल्यू दे देगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई कि अब एम्पलीट्यूड जो था वो 2 से डबल हो के 4 हो गया, ठीक है। 2 एम्पलीट्यूड रिक्वायर था जो कि एक्चुअल वैल्यू थी वो हमारे पास डबल होगी। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया, हम RMS से जो S वाला प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर लिया कि स्क्वायर ले लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। सो अब हमने वो जो डबल वैल्यू हुई है उसको ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर लिया, ठीक है। अब उसको ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर लिया तो देखें अब क्या होगा, स्क्वायर रूट लिया हमने, ठीक है। अब देखें आपके पास जो 2 एम्पेयर जो 4 हो गया था, अगर मैं उस 4 के ऊपर रूट ले लूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट, तो मेरे पास क्या होगा कि जब वो 4 वैल्यू का मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो वो मेरे पास दोबारा से 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे थी वही वैल्यू मेरे पास अब पॉजिटिव साइकिल में आ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मेरे पास अब जो एम्पलीट्यूड का जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो पहले 4 होके डबल हो गया था, अब वो स्क्वायर रूट लेने की वजह से, मतलब कि रूट लेने की वजह से वो जो वैल्यू होगी वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, जो एम्पलीट्यूड जो एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया था वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो हमारे सिग्नल आ जाएगा ये पूरा का पूरा एक पल्सेटिंग DC आ जाएगा, ठीक है। तो पल्सेटिंग DC आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्चुअली ये एक जस्ट एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, एक DC वैल्यू होगी। सो DC वैल्यू कौन सी होगी, जो उतनी इफेक्टिव हीट हमें देगी सर्किट में या करंट हमें इतना प्रोवाइड करेगी जितना कि हमारे पास एक DC सर्किट या DC सोर्स हमें दे रही थी, ठीक है। मतलब कि एक सर्किट में अगर हमने AC सोर्स लगा ली और उसके बाद हमने आगे रजिस्टर लगा लिया तो उस रजिस्टर में जितना करंट फ्लो करेगा AC सर्किट के लिए उतना ही DC सर्किट के लिए फ्लो करेगा, उतना ही हीटिंग इफेक्ट जो है वो DC के लिए प्रोड्यूस होगा, उतना ही हीटिंग इफेक्ट जो है वो AC के लिए प्रोड्यूस होगा अगर उसके पास जो वैल्यू हमारी आई वो RMS वैल्यू आई तो, ठीक है। सो ये सारी कहानी थी RMS की कि हमने RMS वैल्यू क्यों ली। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी दरमियान वाली वैल्यू हमारी बच की मीन की, तो मीन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लास्ट वीडियो में हमने हर चीज़ एक्सप्लेन की थी कि हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है।
तो अब वो जो हमने रूट भी ले लिया, स्क्वायर भी ले लिया, वो वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास वो जो सारे इश्यूज थे वो ख़त्म हो गए। तो अब हम जब उसका एवरेज वैल्यू या मीन अगर हम ले लेते हैं तो अब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो मतलब कि वो हमारे पास वो जो रिलेशन था शुरू में हमने डिस्कस किया था कि भाई एक बच्चे की जो वैल्यू आ रही है वो 10 आ रही है, 5 आ रही है, 8 आ रही है, 6 आ रही है, लेकिन जो एवरेज वैल्यू आनी चाहिए जो कि ईजिली हम उसको फाइंड कर सकें, डिस्कस कर सकें, तो उसके लिए हमने मीन लिया था। तो वही वाला मेथड, वही वाला काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखें यहाँ पे भी हमारे पास मीन वैल्यू थी, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, तो वहाँ पे भी हमने मीन लिया था कि अभी हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो सर्किट होगा वो एक साइकिल ये बन जाएगा, दूसरा साइकिल ये बन जाएगा, तीसरा साइकिल हो जाए, कंटिन्यूसली बनता जाएगा। तो बजाय से कि हम 50 साइकिल की वैल्यू लें, 50 साइकिल की भी वैल्यू वही आएगी जो कि एक साइकिल की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें या 50 वैल्यूज़ को फाइंड करके हम एक टाइम पीरियड के ऊपर डिवाइड कर लें तो वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने क्या किया, रूट, मीन, स्क्वायर, 3 वैल्यूज़ ली हमने। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, यही वैल्यू है। मैथमेटिकल की तरफ मैं जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में हम फार्मूला कैसे उसका डिराइव करेंगे। देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, इस जो वी ऑफ टी है इसका हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है, हमने कहा था RMS में जो स्क्वायर है वो हमने ले लिया। उसके बाद रिवर्स जाए, मीन ले लें, तो मीन के लिए डिवाइड बाय टी करना पड़ता है, तो डिवाइड बाय टी कर देंगे हम, डिवाइड बाय टी कर दिया। उसके बाद लास्ट क्या है, रूट, तो रूट के लिए हम इसके ऊपर अंडर द रूट ले लेंगे। सो अब ये देखें, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये जितनी वैल्यूज़ थी ये हमारी किसकी थी, एवरेज वैल्यू थी। ठीक है, और यहाँ पे हमने RMS वैल्यू ले ली। सबसे पहले हमने क्या किया, इन वोल्टेजेस की जो मैग्नीट्यूड्स थे इनका हमने स्क्वायर ले लिया, V1, V2, V3। देखें V1 का स्क्वायर मिलूंगा, उसके ऊपर मैं स्क्वायर उठ लूँगा, वो कैंसिल होके ऑलरेडी मेरे पास जो वैल्यू आई हुई है V की, वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो उसका क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू का मैं स्क्वायर लूँगा, उसके ऊपर स्क्वायर उठ लूँगा, तो वो मेरे पास दोबारा से वो भी पॉजिटिव आ जाएगी। सो इस तरह से ये सारी वैल्यू जितनी भी हैं सबका मैंने स्क्वायर ले लिया और उसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, नीचे मैंने मीन के लिए टोटल नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास ये सिंपल RMS की वैल्यू आ गई। लेकिन ये वैल्यूज़ हमारे पास डिस्क्रीट टाइम के लिए थी। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूस टाइम की बात करेंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखें वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है, RMS का जो लास्ट S है उसका मतलब स्क्वायर ले लिया हमने। फिर उसके बाद मीन है RMS, तो मीन के लिए डिवाइड बाय टाइम, टाइम का टोटल टाइम से, और उसके बाद हमने फाइनली एट द एंड हमने उसके ऊपर रूट ले लिया। तो ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास RMS वैल्यू बन गई। सो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये एक्चुअली वो वोल्टेज होगी, वो वैल्यू होगी जो उतना ही हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, उतना ही करंट प्रोड्यूस करेगी, या उतना ही इलेक्ट्रिक शॉक देगी जितना कि DC वैल्यू से हमें मिल रहा था। ठीक हो गया। सो अब ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये RMS वैल्यू आपके जो घरों में आपको वोल्टेजेस मिलते हैं 220 वोल्ट 230 वोल्ट जो मिलते हैं, दीज आर एक्चुअली RMS वैल्यूज़। ठीक है, और आपके जो मोस्ट ऑफ द जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपके सारे के सारे RMS वैल्यूज़ को मेजर करते हैं। सो ये आज का जो वीडियो का जो टॉपिक था वो RMS था। ये सारी कैलकुलेशन हमने जो की हुई है ये आप देख सकते हैं, जब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप वहाँ से ये इनको रीड आउट कर लें। अच्छा, उसके बाद ये जो कैलकुलेशन आपकी है किसी भी साइन वेव की या कॉज वेव की, जब आप RMS वैल्यू फाइंड करते हैं तो एट द एंड आपके पास जो रिलेशन मिलता है वो VP डिवाइडेड बाय √2 का मिलता है। ठीक है, तो VP का मतलब यह है कि मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू, और आप उस वैल्यू को डिवाइड कर दें √2 से, तो आपके पास साइन फंक्शन का या फिर कोसाइन फंक्शन का आपके पास क्या आ जाएगा, RMS वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो उसके बाद ये कुछ 3 फंक्शन है। देखें साइन फंक्शन के लिए RMS वैल्यू फाइंड करने के लिए VP डिवाइड बाय √2 कर देंगे। फिर उसके बाद ट्रायंगुलर वेव या सॉटूथ वेव दोनों के लिए आपने क्या करना है, RMS वैल्यू के लिए √3 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखें साइन वेव के लिए √2 था, तो ट्रायंगल और सॉटूथ वेव के लिए √3 कर देंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर वेव की अगर RMS वैल्यू फाइंड करनी है तो आप सिंपल उसकी जो पीक वैल्यू अगर आप वो उठा लेंगे तो आपके पास जो RMS वैल्यू है वो भी बन जाएगी। सो आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हमने एवरेज वैल्यू फाइंड की तो एवरेज वैल्यू में भी हमारे पास स्क्वायर वेव जो थी वो कितनी आई, वो VP के इक्वल आई, और जब RMS वैल्यू फाइंड की तब भी हमारे पास जो RMS थी वो भी VP के इक्वल आई। तो इसका मतलब हमने एक और चीज़, एक और रिज़ल्ट जो था इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट को हमने कंक्लूड कर लिया कि स्क्वायर वेव का हमारे पास जो RMS वैल्यू होती है और उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, सो ये एक और कंक्लूजन हमने कर लिया। सो ये चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली आज की वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अगर कोई अच्छी सी एग्जांपल्स हमें मिल जाए तो हम उनके आरएमएस और उनकी जो एवरेज वैल्यू है वो फाइंड कर लें। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टॉपिक आपके फेज़ के रिलेटेड है कि फ़ेज़ क्या चीज़ होती है और फेज़र क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट इज़ द फेज़ डिफरेंस। ठीक है, फेज़ डिफरेंस क्यों आता है? फेज़ डिफरेंस एक ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास रिएक्टिव एलिमेंट आपके पास सर्किट में आते हैं तो आपके पास फेज़ डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, फेज़ डिफरेंस का सिंपल मीनिंग ये है कि आपके पास वोल्टेज और करंट के दरमियान में जो एंगल है वो कितना है। ठीक है, ये डिफरेंस है कि अगर आपका वोल्टेज 0 पे स्टार्ट हुआ और वो 90 डिग्री पे जाके मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और करंट आपका वो 0 पे स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि वो कुछ टाइम के बाद आपका करंट की जो वेव फॉर्म है वो बननी स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि अब उनके दरमियान में एक फेज़ डिफरेंस आ गया है। ठीक है, अब वो 90 डिग्री पे जाके जो है ना अपनी वैल्यू को मीट अप नहीं करेगा वोल्टेज के साथ बल्कि वो कुछ लैग करेगा। तो ये लैगिंग और लीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि समझा दें। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि ये जब आपको समझ आ गए तो आपको एसी पावर की कोई भी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करनी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, ये लीडिंग का कॉन्सेप्ट जो है, लैगिंग का कॉन्सेप्ट जो है, ये एक दफ़ा आपको समझ आ गए कि किस सर्किट में वैल्यू आपकी लीडिंग करेगी, किस सर्किट में आपकी वैल्यू लैग करेगी। तो इससे काफ़ी सारे आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे एसी पावर सिस्टम के। तो फिर इनसे मज़ीद आगे बहुत से टॉपिक बनते हैं एक्टिव पावर के, रिएक्टिव पावर के। सो ये सारी चीज़ें जो है ये हम डिस्कस कर लेंगे और ये एक दफ़ा अभी हम डिस्कस करेंगे ये वैल्यूज़ जो टॉपिक्स जो आपके एक दफ़ा भी कवर हो गए। तो फिर जब हम आगे जाएंगे आरएलसी सर्किट्स में वहाँ पे आपको मैं ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने एक दफ़ा पढ़ी हुई हैं तो हम वो चीज़ें फिर अभी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। वैसे आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी होंगी, कॉलेज में पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मेरी जो ड्यूटी थी वो यही थी कि मैं आपको एक दफ़ा हर टॉपिक एक दफ़ा आपको रिवाइज़ करवा दूं ताकि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उनमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो जब आपकी ये लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फिर हम पावर फैक्टर पे जाएंगे, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो देखेंगे। सो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है ये एक दफ़ा आपका जो माइंड है एक दफ़ा ये ओपन हो गया फिर आपके लिए कोई भी बुक सॉल्व करनी, कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। चाहे आपका एमसीक्यू जो है वो हांडा से आए या आपका एमसीक्यू वीके मेहता से आए या आपका एमसीक्यू बीएल थराजा से आए, आपके पास एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आ गया उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो इंशाल्लाह ये सफ़र मैं कंटिन्यूसली इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये सफ़र हमारा काफ़ी लंबा रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये सफ़र ऐसा रहेगा कि आपको ये बहुत आगे तक लेके जाएगा।